स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बड़ा ही ना स्पेशल डे है और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं बहुत फॉर्मल ना होकर थोड़ा कैंडिड रहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इनकी मेरे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस रही है। ऑल्दो सर ने डेफिनेटली कई सारे एस्पिरेंट्स को इनकरेज किया होगा, मोटिवेट किया होगा, लेकिन मुझे याद है ये बात है सन 2004 की, जब अपनी फैमिली के साथ मैं हरिद्वार गया था और पहली बार मैंने एक IPS ऑफिसर की गाड़ी को, उनके काफिले को चलते हुए देखा और देखा कि किस प्रकार से क्राउड की एक बेहतरीन मैनेजमेंट की जा रही है। एंड उस समय पर मुझे पहली बार पता लगा कि ओके IPS जैसी कोई चीज़ होती है, ये काफ़ी पावरफुल पोजीशन होती है सोसाइटी में, रुतबा तो होता ही है, टॉरा तो होता ही है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट की एंड उस जर्नी में जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई, आज वही हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अशोक कुमार सर को। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। एंड सर के बारे में बहुत से लोगों को अगर नहीं पता, तो आप ये जो इंटरनल सिक्योरिटी की किताब पढ़ते हैं ना, जो मैंने अपनी तैयारी के समय पर भी पढ़ी थी, सर की ही वो किताब है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एंड बहुत बहुत वंडरफुल इंसाइट्स उस किताब में हमें मिलती हैं। सर मुझे याद है 2020 में एंड फिर 2022 में जब अपना एक मेंस का आंसर लिखा था मैंने, तो नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ नक्सलिज्म क्या होते हैं? एंड कौन से स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेनी चाहिए। तो आपकी बुक में वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड थे एंड इट हेल्प मी अ लॉट। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा 2013 से सिलेबस में है इंटरनल जी सिक्योरिटी, सर, और आई वाज द फर्स्ट ऑथर टू राइट अ बुक ऑन दिस। एग्जैक्टली। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स को पता ही नहीं था इसे पढ़ाना क्या है। दे कुड नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द सिलेबस इज। तो फिर उसके बाद और बुक्स आई, बट मोस्टली वो सर UPSC की ना सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2013 में सिलेबस आया था ना, तो उस समय पर उन्होंने सिलेबस दे तो दिया, बट अभी भी आप देखोगे वो स्ट्रक्चर नहीं है। हमें सब्जेक्ट पता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को किस चैप्टर में, किस सीक्वेंस वो में करना है, स्ट्रक्चर इंटरनल वो सिक्योरिटी के मैंने बनाई है। करेक्ट और आज करेक्ट। उसका 8वां एडिशन आ गया मैग्रो हिल से। वंडरफुल। सो तो दैट इज द बिग थिंग। जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पर्सनली सर की किताब पढ़ी है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अमेजिंग बुक। और सबसे बड़ी बात कि जो करंट अफेयर्स है ना, तो सर का जो 8th एडिशन आया है उसमें करंट अफेयर्स आर इंटीग्रेटेड, तो उस वीडियो भी है, ओके, साथ में वीडियोज भी हैं, वीडियोस और भी आपको PYQs मिलेंगे। भी आंसर्ड है। दैट्स वंडरफुल सर। तो सर, इंटरनल सिक्योरिटी में यू हैव रिमेन्ड एज DGP ऑफ उत्तराखंड 2020 से लेकर 2023 तक। 3 साल का आपका DGP का एक्सपीरियंस रहा एंड अपनी अलग अलग पोस्टिंग में आप अभी बता रहे थे कि जलंधर में भी आप BSF और CRPF में भी रहा हूँ। तो सर, आज के समय पर इंटरनल सिक्योरिटी के आपके हिसाब से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, वो सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस क्या है? और जो एस्पिरेंट्स IPS को लुक अप टू करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, तो उनको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, खासकर अगर वो उस सर्विस में आए और फील्ड में जब वो पोस्ट होते हैं? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के पहले हम लोग ना 3 मेजर थिएटर मानते थे। मैं CRPF में भी था, तो हमारी 200 बटालियनें होती थी, लगभग वो 70-70 बटी हुई थी तीनों जगह। वन वाज कश्मीर, another was नॉर्थ ईस्ट, एंड थर्ड was नक्सल एरियाज। सो दीज वर द 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, जो प्राइम मोस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो तीनों में थोड़ा पहले से कमी आई है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। नक्सलिज्म तो ऑलमोस्ट ऑनरेबल HM ने कह दिया, 31 मार्च 26 को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, कश्मीर भी 370 हटा, उसके बाद कश्मीर में पहले से बेटर है इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, बट इट इज़ नॉट ओवर, क्योंकि उसके बैक पे पाकिस्तान है। और नॉर्थ ईस्ट तो पहले से ऑलमोस्ट 10% रह गई है, एक्सेप्ट दैट कि मणिपुर में इंटरनल स्ट्राइफ चल रही है, कुकीज वर्सेस मैतीस। So these are the 3 major theaters of internal security that used to be most important. But इनका इम्पोर्टेंस पहले से घटा है। अभी जो अपकमिंग थिएटर्स हैं, एक तो ड्रग्स बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, और वो डायरेक्टली टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। टेररिज्म की फंडिंग करने में सबसे बड़ा रोल जो है ड्रग्स का ही है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरा देश का युवा पीढ़ी जो है ड्रग्स के जाल में फंस रही है, तो उससे डबल हो रहा है। एक तो हमारा युवा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को लड़ने के, फेस करने की पोजीशन में नहीं रहा। जब आप ड्रग्स के जाल में फंस गए तो ये बिकम वीक, जी, एडिक्ट हो जाते हो, फिर आप क्या लड़ोगे। और दूसरे जो है, टेरर को फंडिंग हो रही है ज़बरदस्त, आप ही के पैसे से आप ही के अगेंस्ट टेररिज्म किया जा रहा है। सो दिस इज़ द
नेक्स्ट बिग थिएटर, राइट। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो उभर रहा है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2025 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ऐड किया, एंड दैट इज़ द चैलेंज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, जिसको अवैध घुसपैठ बोलते हैं। राइट। कि उससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और उसके इम्पैक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में एक तरीके से यही डेमोग्राफी का ही सारा का सारा खेल चल रहा है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर तो है ही है, बंगाल को देखो आप, जी। बंगाल जो है उसका बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया था। मैं बंगाल बॉर्डर पे रहा हूँ बीएसएफ में, तो पूरे बॉर्डर पे बांग्लादेशी बसा हुआ है। अगर मेरे बॉर्डर्स पे ही बांग्लादेशी होगा, विदेशी होगा, जब लड़ाई होगी तो किसका साथ देगा? अपने देश का साथ देगा वो तो उधर का देगा ना, तो मेरे देश कैसे सिक्योर होगा? राइट। सो हमारी सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा फ्यूचर में है, इलीगल इमिग्रेशन एंड चेंजिंग डेमोग्राफी, राइट। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसके अलावा साइबर क्राइम है, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी है, और फिर जो है कम्युनलिज्म है। वो एक बहुत बड़ी टेंशन है देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि किसी भी दिन जो है ना वो कम्युनिटीज़ का क्लैश ना हो जाए, तो वो भी तो हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो दीज आर मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस। इन इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट तो आपका एक ही होगा, एक ही माइंडसेट चाहिए कि आपको जुनून होना चाहिए कि देश की सुरक्षा करनी है, राइट। तो तभी आप इनको चैलेंज को फेस करते हो, क्योंकि टेररिज्म कॉमन आदमी नहीं फेस कर पाता। उसको होना चाहिए कि भैया समय देश को सुरक्षित रखना है। जिस तरह से आज़ादी मिली इतनी लड़ाइयों के बाद, अब उसको सुरक्षित रखना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो वो जो है तब जाके हमें सफलता मिलती है। इसी तरह से जो हम लोग आईपीएस बन के ज़िलों में जाते हैं, तो उसमें भी ये जुनून होता है कि भाई मुझे ज़िले को सुरक्षित रखना है या स्टेट को सुरक्षित रखना है। तो वहाँ की सुरक्षा के मायने इनके अलावा भी ऐड हो जाते हैं। क्राइम कंट्रोल करना है, ट्रैफिक बेटर मैनेज करना है, ड्रग्स कंट्रोल करना है, महिला सुरक्षा का ख्याल रखना है, दंगे ना होने पाए, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इनके वजह से जो है राइट्स ना होने पाए, जिससे ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो। तो ये सारे चैलेंज और जुड़ जाते हैं एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ में। मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी के सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म है, उसके मैंने 3-4 डायमेंशन बता दिए, बट ये जो डे टू डे वाली चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादातर काम एक आईपीएस ऑफिसर का इन्हीं में जाएगा जो मैंने बाद में बताया है। जो इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस हैं उसमें स्टेट पुलिस भी लगी है, उसमें सारी सीएपीएफ भी लगी हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी वगैरह, और उसमें कभी कभी कहीं कहीं आर्मी भी लगी है, उसमें इंटेलिजेंस भी लगी है, आईबी भी लगी है, उसमें और बड़ा थी वो है मतलब। सर, इसमें आपने वेस्ट बंगाल की बात की और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो ऑनरेबल पीएम ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी कहा था कि इलीगल इमिग्रेशन एक खतरा तो है, और जाहिर सी बात है कि ये खतरा है। इसकी जो एनालिसिस है या इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी रिस्पेक्टिव एजेंसीज़ को भी होंगी। तो जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स वो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के पास आकर बस गए हैं, तो क्या वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम इन्हें रोक नहीं पाए? और अगर अब हमें इन बॉर्डर्स को सील करना है अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? देखिए, बहुत टफ काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप चैलेंजेस की बात करें, हम रोक नहीं पाए, उसमें एक तो वहाँ के पुश फैक्टर है कि वहाँ पे गरीबी है और यहाँ देश डेवलप कर रहा है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई जो है ना वैल्यू ऑफ लेबर कम हो गई है, मैनुअल लेबर कोई नहीं करना चाहता। इवन जो किसान था ना पहले खुद खेती करता था, अब वो भी चाहता है उसके पास बाहर से लेबर आ जाए, बिहार से, बंगाल से, बांग्लादेश से, ठीक है। हर घर में एक लोगों को एक वो चाहिए, क्या बोलेंगे, सपोर्ट चाहिए किचन में, तो वो भी चाहते हैं कोई बांग्लादेश की, झारखंड की लड़की आ जाए, लेडीज़ आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि जो उनको बुला रहे हैं, उधर से पुश फैक्टर है। तो एक तो ये फैक्टर है। रोक क्यों नहीं पाने के पीछे एक तो मैंने ये फैक्टर्स बोल दिए, पुश फैक्टर्स वहाँ के। पुश फैक्टर, और यहाँ थोड़ा सा पुल फुल फैक्टर। फैक्टर है, बिल्कुल। अब फिर रोक क्यों नहीं पाए में, दूसरा है कि बॉर्डर पूरी तरह से 100% फेंस्ड नहीं है, बीच बीच में गैप्स हैं, रिवराइन बॉर्डर है, इतनी सारी नदियां हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे
तो उसके थ्रू भी लोग पार हो जाते हैं। कई जगह बॉर्डर ऐसा है कि एक ही घर, आई बीन देयर, एक ही घर बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। क्या सिक्योरिटी करोगे आप? वही बंदा इधर से जाके उधर जा रहा है ना? जी। तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। तो वो भी एक बॉर्डर की जो फिजिकल कंडीशन है वो एक फैक्टर है। एक और बड़ा फैक्टर है, जब ये वहाँ से आते हैं यहाँ, कुछ लोगों को ये वोट बैंक दिखते हैं, खट से इनका वोटर कार्ड बन जाता है, खट से इनका आधार कार्ड बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार से वो चल रहा है, रैकेट चल रहा है, जिसमें पूरी कॉलोनी की कॉलोनियाँ बस जाती हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो है ना इतना ज़्यादा जो है इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश के रास्ते से आया। बांग्लादेशी भी आए, इवन बर्मीज जो म्यांमार से जो लोग हैं ये रोहिंग्याज, वो भी बांग्लादेश रूट से आए हमारे यहाँ। सो दीज आर द बिग फैक्टर्स। सर इसमें क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उसके ऊपर भी आपने किताब रखी हुई है, तो सर ये जो इश्यूज हैं इनको प्लग करने के लिए, जैसे आपने घर की एग्जांपल ली कि वो घर बांग्लादेश में भी आ रहा है और भारत में भी आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 1971 के बाद जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तब ये बाउंड्री इश्यूज उसी समय पर रिजॉल्व होने चाहिए थे। अगर हमने तब नहीं किए, कुछ पेंडिंग इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो इनको रिजॉल्व करने का कोई तरीका है? सरकार कोई अप्रोच या डॉक्ट्रिन फॉलो कर सकती नहीं, है? वो पूरे आइडेंटिफाइड हैं इश्यूज, उनमें से कुछ प्रॉब्लम सोल्व भी हुई है। शेख हसीना के टाइम में, शेख हसीना इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। जी, शायद इसीलिए टॉपल हो गई। यस, ये भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मुजीबुर रहमान जिन्होंने उसको मुक्ति वाहिनी बनाई थी और जिन्होंने बांग्लादेश को फ्री करवाया था, तो वो उनको पता है कि उस टाइम उनको भारत का सपोर्ट मिला था। जी। भारत के सपोर्ट के बिना बांग्लादेश नहीं बन सकता था। किंतु कुछ दिन बाद लोग मुजीबुर रहमान के भी वहाँ पे एंटी हो गए। वहाँ दोनों फैक्टर चलते हैं, एक बंगाली आइडेंटिटी, एक मुस्लिम आइडेंटिटी। तो जब बंगाली आइडेंटिटी हावी हो जाती है तो मुजीबुर रहमान हीरो हो जाता है, जब मुस्लिम आइडेंटिटी हावी हो जाती है तो वो विलेन बन जाता है। तो इसलिए उस टाइम जब मुजीबुर रहमान को वो किया गया था, असैसिन किया गया था, उस टाइम शेख हसीना को भागना पड़ा था वहाँ से, है ना। और वो हमारे चाणक्यपुरी में रही है, उसका बचपन यहीं है, एजुकेशन यहीं हुई है। तो शी वॉज वेरी फ्रेंडली टू इंडिया। तो उस दौरान हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हुई हैं। और उन्होंने जो जितने टेररिस्ट के हाइड आउट्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन पे भी स्ट्रॉन्ग एक्शन किया अपने टाइम में, उनको पकड़ पकड़ के हमको दिया या जेलों में डाला। सो दैट वाज वन बिग थिंग रिक्वायर्ड। किंतु अभी बीच में बड़ा बैक टू स्क्वायर वन हो गया था। अभी तो थोड़ी बैलेंस्ड गवर्नमेंट लगती है मुझे बांग्लादेश में। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि गवर्नमेंट किधर जा रही है, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनिमीज ऑन आवर बॉर्डर्स। बिल्कुल सर। सो इफ बांग्लादेश रिमेन्स फ्रेंडली, दैट इज गुड फॉर अस। तो सर अभी इसी नॉर्थ ईस्ट की ही बात करते करते एक अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, जिसको चिकन नेक्स कॉरिडोर भी हम कहते हैं, तो जो न्यू गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्ट हुई है, उनका प्लान है कि उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में काफ़ी बड़ा एरिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। तो ये क्लियरली हमें समझ तो आता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड मूव कि उस एरिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तो जाहिर सी बात है कि घुसपैठ कम होगा। छोटा नैरो एरिया होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन इसमें भी डिले आया कहीं ना कहीं, ये पिछली गवर्नमेंट्स भी कर सकती थी। नहीं, ममता गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थी। ओके। आई बीन देयर, मैंने बताया 2011 में मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे था। आई वॉज हेड ऑफ साउथ बंगाल फ्रंटियर ऑफ द BSF। ठीक है, तो वो फ्रेंडली नहीं थी। वो BSF को चौकियों के लिए ज़मीन नहीं देती थी, बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए। तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ना देश की सुरक्षा पे। बिल्कुल सर। और इसीलिए ये बहुत अच्छा निर्णय है कि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर कह रही है पूरा का पूरा सेंटर को दे दिया जाए, तो फिर वो स्टेट की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है ना, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। फ्यूचर में नेशनल सिक्योरिटी को इम्पेक्ट करेगा। एक बात और बता दूँ, वो उसके हम लोग और रास्ते भी सोच रहे हैं। इंडिया जो है ना, एक तो अंडरग्राउंड भी उसमें बनाने का सोच रहा है कि कल को कोई टेम्प्रेरी फेज ऐसा आ जाए कि फॉरेनर्स जो है उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ, जैसे अभी हॉर्मुज में हुआ। बिल्कुल सर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में राइट। पता चला ऊपर से चाइना, नीचे से बांग्लादेश, ये सब लगे हुए। तो आप जो है ना, आपके लिए और वो पैसेज सेफ नहीं रहा। जी। तो इसलिए एक तो अंडरग्राउंड पैसेज की बात हो रही है, और एक रूट जो है ना सी रूट के थ्रू भी हो रहा है कि आप सी रूट के थ्रू बर्मा जाइए, म्यांमार जाइए और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट आ जाइए। वी आर पैरेलली डेवलपिंग 2 रूट्स। तो उसमें बर्मा की गवर्नमेंट की भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन सही होगा, वैसे तो कैसे होगा। बर्मा के भी अपने इश्यूज हैं, इंटरनल वॉर उनकी भी चल इश्यूज रही तो है। सभी के हैं,
बट हम रास्ते तो बनाने होंगे ना, अल्टरनेटिव रास्ते तो ढूंढने हैं। उनके यहाँ तो प्रॉपरली गवर्नमेंट ही नहीं बन पाती है ना, वो तो ऑलवेज उसमें है फाइटिंग फैक्शंस। तो सर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है, अब काफ़ी रैपिडली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हमने बात की, कुछ न्यू रूट्स की आपने बात की, तो पूरी तरह से ये जो मुद्दे हमारे, ये सारे मुद्दे क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा बंगाल हमारे लिए सिक्योर रहता है, बंगाल के बॉर्डर्स रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी इश्यूज हैं, पूरी तरह से इनको प्लग इन हम कब तक कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू यू, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है? देखिए वो ना विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, सबसे बढ़िया वो क्या होगा ना, वन सिंगल स्टेप कैन टेक केयर ऑफ इट। वो ये है कि जो ये बन के आके हम बैठ रहे हैं, सेटल हो जा रहे हैं, आराम से उनके आईडी कार्ड बन जा रहे हैं, वोटर कार्ड, वो नहीं बनने दिया जाए। और अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मान लिया कोई बंदा आइडेंटिफाई हो गया तो उसको मैक्सिमम हम डिपोर्ट करते हैं। वो भी बड़ा मुश्किल काम है, डिटेक्ट करना, डिटेन करना, डिपोर्ट करना, 3 स्टेप है ना, तीनों बहुत मुश्किल है। कैसे सर, थोड़ा बताइए elaborate। मतलब बांग्लादेशी का डिटेक्शन आसान नहीं है। वो बोलेगा मैं तो बंगाल का हूँ, राइट। बंगाली बोलता है, हिंदी उसकी बंगाली जैसी होती है, तो आप पकड़ लेते बंगाल को, तो कहे हम तो बंगाल का हूँ, बांग्लादेश का नहीं हूँ, इंडियन बंगाल का हूँ। तो वेरीफाई करोगे, कहाँ से करोगे? वो आधार कार्ड बना के दिखा देगा आपको, फिर एक वोटर कार्ड भी दिखा देगा आपको, तो मुश्किल हो गया ना डिटेक्शन। बिल्कुल। ठीक। फिर जो है ऐसे डिटेंशन सेंटर नहीं है हमारे पास, फिर उनको आपने 10 20 50 पकड़े, उनको खाना खिलाने की प्रॉब्लम है। फिर डिपोर्टेशन, बांग्लादेश कहता हम तो नहीं स्वीकार करते इनको, वो भी क्यों वो भी एक्सेप्ट? एक इशू है, तो डिपोर्ट। तो ये सारे इश्यूज हैं इसके साथ। पर फिर भी इन सब के रहते हुए एक सिंगल कदम पता है कहाँ चाहिए? जो लोग ये फेक कार्ड बना रहे हैं उनको अगर पकड़ लिया। उन पे भी सजा का प्राविधान कर दें स्ट्रॉन्ग, कि फेक कार्ड बना कैसे? एवरीवन इज एन अक्यूज्ड, जिसने बनाया, जिसने बनवाया, बिल्कुल। चाहे वोट बैंक के चक्कर में बनवाया, चाहे पैसे लेके बनवाया, चाहे कैसे बनाया, तो इन सब लोगों पे भी कार्रवाई होना शुरू होगा, तब वो रिजल्ट आएंगे। बाकी तो टेक्नोलॉजी बेस्ड बॉर्डर का बेटर सीलिंग, बेटर मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। एमएचए हमेशा अपग्रेड करता रहता है कि कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट मेरी बेटर हो, कैसे जो है ना गैप्स को फिल इन किया जाए, कैसे इनको प्लग किया जाए, वो सारे काम चलते रहते हैं। पर ये इस तरह के काम जब होंगे तो उसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जी सर, अभी एक डिबेट चल रही है सिटीजनशिप को लेकर कि एक कोर्ट की जजमेंट आई और उसमें भी बताया जा रहा है कि अकेला पासपोर्ट भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, सिर्फ आधार भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए। तो ये आई कैन रिलेट के किस तरह से बंगाल में ये मुद्दे आते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वहीं पर वही एक वजह बन रही है कि भारत में भी कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कि वोटर कार्ड भी अगर बन जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, तो आधार कार्ड में कोई प्रोसीजर है आपकी सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई करने का, कि जो सिटीजन है उन्हीं का आधार कार्ड बनेगा, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। राइट। पासपोर्ट में भी कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगता, ठीक है, वोटर कार्ड में मांगते हैं कभी कभी, वो भी एसआईआर में शुरू हुआ है, जी। ठीक है ना, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उससे पहले वो भी बन जा रहे थे। तो कैसे उनको सिटीजनशिप का प्रूफ माने? सिटीजनशिप का प्रूफ तो तब होना कि भाई जितने भी सिटीजनशिप के क्राइटेरिया हैं वो सारे आप प्रूव करिए, यू आर बोर्न हियर और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने जो सिटीजनशिप आपको ग्रांट होती है तो वो दिखाइए, आपकी दादा लाई ज़मीनें हों, घर हों, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हों। तो वो जो एनआरसी वाली एक्सरसाइज थी ना, कभी जब वो पूरी हो ढंग से, तब जाके उसको आप एक्चुअली मानेंगे कि ये पूरी तरह से सिटीजनशिप के बेस पे हो रहा है। जी। पर वो आसान काम नहीं है, इट्स मेमोथ टास्क। करोड़ों करोड़ की पॉपुलेशन है, उसका विरोध भी है। बिल्कुल सर, प्रोटेस्ट की वजह से ही शायद सरकार भी संकोच करती है, जहाँ पर वो पेंडिंग रहा। तो मतलब आसान टास्क नहीं है, पर जो घुसपैठियों की संख्या 5 करोड़ से कम नहीं है इस देश में। 5 करोड़। हाँ, तो अब आप सोचिए, आप अपनी पॉपुलेशन आप कैटर कर रहे हैं, उसमें 5 करोड़ एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, वो आपके रिसोर्सेज पे भी तो ड्रेन है। जितने भी आपके रिसोर्स हैं हर चीज़ में उनका, वो भी तो कंज्यूम कर रहे हैं उसको, आपकी इवन एम्प्लॉयमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। कई अगर वो नहीं होता तो मेरे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बेटर होती ना। बिल्कुल सही बात है।
गवर्नमेंट हाउसिंग को स्कीम्स का कर रहे फायदा हैं, ले। वाटर को कर रहे हैं, सब कुछ, बिजली को कर रहे हैं, तो हर चीज़ को कर रहे हैं। तो पूरे देश पे एक कितना बड़ा मतलब वो है, एक लोड है, बर्डन है, तो वो बहुत बड़ी डायमेंशन है। और फ्यूचर में इस सब से इकोनॉमिक्स और इससे उठ करके बड़ी प्रॉब्लम है सोशल टेंशन्स, रिलीजियस टेंशन्स, पॉलिटिकल टेंशन्स, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे ना, फिर वो वोट बैंक बन जा रहे हैं। उसी वजह से तो ये सब हो रहा है। तो वोट बैंक क्यों बनने दिया जा रहा है? पॉलिटिकल गेन्स के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो सर अब बंगाल से रुख करते हैं भारत के पश्चिमी हिस्से पर, पंजाब की बात करते हैं जहाँ से बेसिकली मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो पंजाब में सर ड्रग्स का काफ़ी बड़ा और क्रिटिकल इशू है, और इमर्जिंग प्रॉब्लम में जैसे आपने भी इसको बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया है कि ड्रग्स वाकई एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, और इसमें हमारे देश का ही पैसा हमारे ही खिलाफ टेररिज्म की फॉर्म में यूज़ हो जाता है। तो सर जब जालंधर में बीएसएफ के साथ आपने आपका जो एक टेन्योर रहा था, उसमें सर किस तरह के चैलेंजेस आपने इसमें महसूस किए? और ड्रोन्स आ गए हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये पर्टिकुलर एरिया किस तरह से डेवलप हो रहा है, और इसमें हमारी फोर्सेस कितनी तैयार है न्यू चैलेंजेस को टैकल करने के देखिए, लिए? पंजाब वो स्टेट है जिसको ISI 71 के बाद से टारगेट कर रही है। उन्होंने जो है ना, उनके मन में 30 है कि हमारे देश के दो टुकड़े करा दिए इंडिया ने। उनको वो ऐसे सोचते हैं कि बांग्लादेश को हमसे अलग करा, इसलिए वो चाहते हैं कश्मीर को भी हम छीन लें। तो उस चक्कर में उन्होंने पंजाब को पकड़ा हुआ है कि इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट पंजाब है। पूरे फ्रंटियर भी वही झेलता रहा 2500 साल से, है जी। ना, हमेशा से इधर से आए फॉरेनर्स। तो इसको वो कर दो। तो 71 के बाद जो उन्होंने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स पॉलिसी बनाई ISI ने, उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन पंजाब था। तो उन्होंने सपना में भी नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम इतनी ऊंचे उठ के भी लकीली इंडिया सॉल्व कर लेगा। इंडिया ने संभाला, जो भी थे उन दिनों, गिल साहब थे, बेअंत सिंह थे, जैसे भी था, बट पंजाब टेररिज्म वाज कंट्रोल्ड। अब वो उसको दोबारा घुसाने की, ड्रग्स के रास्ते से उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो जितना क्रिमिनल है ना, उस एलिमेंट को, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, उनको उनके थ्रू टेररिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्रग्स का वार उसी की शुरुआत है। तो ड्रग्स में जब मैं था 2014 में, आई वाज हेडिंग पंजाब फ्रंटियर, तो मैंने एक बार 22 किलो हेरोइन पकड़ी थी। 22 किलो इंटरनेशनल मार्केट में आज उसकी वैल्यू आप समझ लीजिए 180 करोड़। तो वो फैंस के थ्रू एक पाइप लगा देते थे, रात में इधर से उधर एक लंबी सी, समझो 50 मीटर की पाइप लग दी। इस पाइप से पुश किया, 1-1 किलो के ऐसे ऐसे से पैकेट, और डंडे से पुश करते गए, बाहर निकलते गए दूसरी तरफ, वहाँ के खेत से उठा के ले गया कोई। तो लकीली हमारे BSF ने डिटेक्ट कर लिया। तो अब वो उसके रास्ते अलग हो गए, एरियल रूट ड्रोन से गिरा दो। तो ये सब रास्ते उनके प्रयास चल रहे हैं। बट वही है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को भी इस ड्रग्स के जाल से बचाना है, और एनफोर्स इंटेलिजेंस बेटर करनी है, जिससे हमें पता रहे कि इस रूट से क्या प्लान कर रहे हैं, कौन इसके बड़े डीलर हैं, स्मगलर्स हैं, कैसे उनको अरेस्ट किया जाए। और जो एरियल सर्विलेंस है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी और बेहतर करना है। तो सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में नहीं तो मिसाइल काउंटरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। नहीं, देखिए, मिसाइल से बड़ा खतरा ड्रोन है। राइट। आप देखो, हमने जो S-400 लिया था, सक्सेसफुल हुआ। अगर वो नहीं होता तो पिछली बार भी कितने ड्रोन अटैक किया था, पूरे ड्रोन स्वयं से आ गए थे हमारे ऊपर। बिल्कुल। तो ड्रोन्स एक बहुत बड़ा खतरा है। जितना बड़ा मिसाइल है उससे कम नहीं, उससे बेशक ज़्यादा, बेशक पिन पॉइंट टारगेट करके ढूंढ के ड्रोन मार लेते हैं, है ना। तो ये जो है, इस खतरे को हमें भांपना है और अलर्ट रहना है, और उसके हमेशा सॉल्यूशन निकालते रहने हैं। अभी तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब बेटर हो रही है। मैं कहूँगा इसको हर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को देना चाहिए, इवन स्टेट पुलिस को देना चाहिए, आर्मी के पास तो होना ही होना चाहिए। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और सर बंगाल और पंजाब में आपको पॉलिटिकल कल्चर में कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? जैसे बंगाल में आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट इतनी कोऑपरेटिव नहीं हुआ करती थी, तो पंजाब में जब आपका टेन्योर चल रहा था, तो क्या वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसीज बीएसएफ के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करती थी? क्योंकि उस समय पर ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई दैट अल्टीमेटली लेड टू द फॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट।
तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा था? देखिए, जो गवर्नमेंट तो गिरी तो ड्रग्स के एलिगेशन पे हुआ कि भाई इतना ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि पंजाब में और बंगाल में इश्यूज अलग अलग है। पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारा उसको दुश्मन बॉर्डर मानते हैं। छोटी सी भी हरकत है, कोई भी आदमी गलती से भी बॉर्डर पार कर दे, बीएसएफ उसको शूट कर दे, तो दे विल बी हेल्ड एज हीरोज, नोट ये कि भाई क्यों कर दिया। जबकि बंगाल में रिवर्स है, क्रिमिनल भी पार कर रहा है और आपने इसको शूट कर दिया, वो कितना हल्ला मचेगा, पूरा ह्यूमन राइट का हंगामा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो गलत आदत पड़ गई। क्योंकि जब शेख हसीना के टाइम में हमने पैक्ट किया था कि हम फ्रेंडली रहेंगे, तो हम शूट नहीं करेंगे, तो उन दिनों इसलिए नॉन लिथल वेपन्स यूज होने लग गए। तो एक तो ये बड़ा चेंज है कि क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से एक दुश्मन देश माना गया है, काइंड ऑफ अनफ्रेंडली कंट्री या राइवल कंट्री, तो उस बॉर्डर पे फोर्सेस की पावर और स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है कि वी कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, ठीक है। तो वो उसका डर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो मुझे लगता है पंजाब में। पर जो नई पीढ़ी है उसको इन्होंने ड्रग्स के जाल में फंसा लिया, फिर से टेररिज्म की डोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहे हैं। आईएसआई का गेम जारी है वहाँ पे, और हमें अपनी युवा पीढ़ी को उस आईएसआई के जाल से बचाना है। तो वो चैलेंज आज भी बना हुआ है ना। जो 1994 में लगता था हमको लगभग ख़त्म हो गया, आज लगभग 30 साल बाद दोबारा से वो सिर उठा रहा है। तो उसको समय रहते हमें कंट्रोल करना है। इसके पीछे आपको पता है विदेशी ताकतें भी हैं, विदेशी फंडिंग भी है। वी ऑल नो अबाउट सिक्स फॉर जस्टिस, जो गुरमन सिंह पन्नू है, ये सब तरह के लोग, ये सब विदेशों से पैसा बना रहे हैं, क्रिमिनल्स को हायर कर रखा है। मासिस उनके साथ नहीं है इस बार, जो कभी मासिस पहले होती थी 80s में, इस टाइम उनके साथ नहीं है, किंतु एक क्रिमिनल एलिमेंट उनके साथ जुड़ता जा रहा है। अभी शहजाद भट्टी जो रिक्रूट कर रहा है, आपने देखा अभी यूपी में कई जगह पकड़े गए, तो पंजाब से भी रिक्रूटमेंट उसने कराया तो आईएसआई के लिए। ये हमको हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये भी, कि अपनी इस पीढ़ी को जो है ना आईएसआई के जाल में जाने से, नशे के जाल में जाने से, आतंकवाद के जाल में जाने से बचाना है। तो इसलिए वो भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी स्टेट होना चाहिए। जी सर, अगले साल पंजाब में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने काफ़ी बड़े ड्रग माफियाज को कहा तो है कि कई सारे ऑपरेशंस हुए, कई जगहों पे रेड्स डली, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। बट पंजाब में भी कहा जा रहा है कि वो जो किंग पिन्स हैं, जो सर्वा होते हैं, जो सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पाई स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट की जगह जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या सेंटर की जो दूसरी एजेंसीज हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, इनकी इन्वॉल्वमेंट या इन जब तक ये कदम में हरकत में नहीं आएंगी तब तक उन किंग पिन्स को पकड़ा भी नहीं जा सकता, कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब सक्षम है, जानबूझ के बचा रही है? देखिए, स्टेट पुलिस ना नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड रहती है, और कभी कभी वो जो है ना स्टेट ओरिएंटेड होती है, उसके बाहर तो बहुत कम जाती है। तो ये तो उनके समझ लो पहुंच के बाहर है, उनके दायरे के बाहर है, उनकी सोच के बाहर है, उनके टारगेट के भी बाहर है। दे डोंट टारगेट बियॉन्ड दैट। एसआईटीज जो बनती है वो उनके लिए भी संभव है? बहुत कम, मतलब बहुत कम। टारगेट तो एनसीबी ही कर सकती है, बड़े वाले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्मगलर्स की लिस्टिंग करके, उनका ट्रैकिंग करके, इंटेलिजेंस करके उन पे जो है हम बड़ा बड़ा एक्शन करवा सकते हैं। किया भी उन्होंने, गुजरात बॉर्डर पे किया है, कई हज़ार किलो ड्रग्स पकड़े उन्होंने, जो कई सौ करोड़ की है, हज़ारों करोड़ की थी। तो ये एक काम किया है उन्होंने। पर बेस्ट तो ये हो ना कि कोऑर्डिनेशन हो, जी। स्टेट का और सेंटर का फुल कोऑर्डिनेशन चले, तो उससे तो बढ़िया कुछ भी नहीं है। आईबी हो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो, बीएसएफ हो बॉर्डर पे, और इधर स्टेट पुलिस हो, सबके सब सिनर्जी में काम करें, तब देश की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना। नक्सलिज्म में लेकर हर चीज़ में मेरे ख्याल से जब तक सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को वैसे भी मुश्किल सॉल्व तो नहीं रहता कर है। नक्सलवाद को देखिए ना, अभी एमएचए ने लीड लिया, टारगेटेड फोकस्ड काम किया, तो नक्सल मुक्त भारत हो गया। और कितना टाइम लगा, एक टाइम 2006 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की, आज वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। पाए। जी। तो जब सब लोग मिलते हैं, स्ट्रेटजी अच्छी होती है, ज्वाइंट एक्शन होता है, रियल कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, तो रिजल्ट तो आएंगे। सर, इसमें सीआरपीएफ के कॉन्टेक्स्ट में ना अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा था
जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सीनियर पोजीशंस पर सरकार ने भी यही रूल्स बना रखे हैं, इवन जुडिशरी भी इससे सहमत है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि सीनियर पोजीशंस पर आईपीएस ऑफिसर्स ही रहेंगे और जो कमांडेंट्स होते हैं वो प्रमोट होकर बहुत सीनियर पोजीशन या लीडरशिप पोजीशंस पर नहीं पहुंच पाते। तो सर इस पूरे के पूरे व्यू पॉइंट के ऊपर मैंने वैसे तो एक एनालिसिस कर रखा है कि प्लस माइनस हैं इस चीज़ के। मैं आपका भी सर व्यू पॉइंट इसमें जानना चाहूँगा कि क्या समय आ चुका है कि सीआरपीएफ के अंदर कमांडेंट्स को भी प्रमोट किया जाए। देखो, ये सीआरपीएफ का इशू नहीं है, ये सारी सीआरपीएफ का है। और अगर हम ये सोचते हो कि वो सीनियर पोजीशन पे नहीं जाते तो गलत सोचते हैं। वो डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं, कुछ लोग एडीजी भी बनते हैं, ठीक है। और जो कटिंग एज है सारी फोर्सेज का, वो सबसे बड़ा कमांडेंट है, ठीक है ना। कमांडेंट रैंक पे 100% वही लोग होते हैं। तो बाकी बात है सीनियर लीडरशिप की। सीनियर लीडरशिप में अगर आप वहाँ से आईपीएस को हटा देंगे तो जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है ना, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरी क्यों अपनी सर? सोच है, मैं बीएसएफ में भी रहा हूँ, सीआरपीएफ में भी रहा हूँ। हमारे देश में ना पर्सनल ईगोज बहुत आ जाती है। आप कभी इलेक्शन में ड्यूटी में बुलाइए, मेला कुंभ मेला ड्यूटी में बुलाइए, इनको लगाइए, तो वो छोटी छोटी बातों पर 10 इशू बनाएंगे, तो फिर वो रिजॉल्व नहीं होंगे। जब 5 फोर्सेज अलग अलग लगी हैं, पांचों के हेड अलग अलग हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व कौन करेगा? उन्होंने कहा ये ऐसा ड्यूटी नहीं कर रहे हो, कर हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं करेंगे जी। अभी क्या है कि आईपीएस के नाम पे वो सबके सबसे बात हो जाती है, म्यूचुअली हमारे लोगों की बैच की सीनियरिटी फिक्स होती है कि साहब आपकी फोर्स आई थी, ये देखो ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो उसमें म्यूचुअल कम्युनिकेशन बना रहता है, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तो कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस की प्रेजेंस सभी फोर्सेज में जरूरी है। जैसे आईएएस क्यों सब जगह पे है, क्योंकि जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेटर को वो कर रहे हैं, वो है ना। कम्युनिकेशन बेटर है तो खट से उनका पूरे देश में एक दूसरे से मैं बीएसएफ में हूँ तो मैं पंजाब पुलिस में मेरे को अपने कुलीग मिल जाएंगे, तो खट से मेरा पुलिस से, लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आईबी में मेरे कुलीग मिल जाएंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। सीआरपी में मेरे कुलीग मिल जाएंगे, उनसे रॉ में मेरे कुलीग होंगे, हो गया ना फायदा जी। तो ये जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से और म्यूचुअल कोऑपरेशन से और कम्युनिकेशन से इंटरनल सिक्योरिटी देश की बेटर होगी। तो जो कमांड पोजीशन है उसमें एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर तो पूरे देश में इस टाइम आईपीएस के वो रहने से इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ तक दूसरा पॉइंट है कि उन लोगों की वो प्रमोशनल एस्पिरेशन जरूर पूरी होनी चाहिए कि पहले जो है ना 15-15, 20-20 साल तक एक ही रैंक में बैठे रहता था, वो नहीं होना चाहिए। अब वो पूरा हो गया है। जो नया एक्ट आया है उसमें सरकार ने दोनों चीज़ों को, जो सीएपीएफ एक्ट आया है ना, उसने उनके प्रमोशन को, वेलफेयर को, हर चीज़ का उन्होंने केयर किया है, टाइम बाउंड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शनली आईजी नहीं बनाएंगे तो आईजी का स्केल देंगे, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एनएफएफयू। तो ये सारी चीज़ें बीच में भी आया था ऑर्डर, पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी। अब एक्ट बनने के बाद सब ढंग से लागू हो जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनका वेलफेयर भी होगा, देश की सिक्योरिटी भी बेटर होगी। तो ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है। तो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी में क्विक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पिलर जरूरी होता है। है। अगर आपका कम्युनिकेशन ही होगा तो क्या रिएक्ट करेंगे, आप आपस में लड़ते रह जाओगे। कुंभ मेला में कोई घटना हुई, उन्होंने कहा अभी रात ही आओ, अभी ड्यूटी पे, वो आरिफ ने बोल दिया मैं तो नहीं आऊँगी, मेरा तो अभी तो आए थे वापस, तो क्या होगा फिर? आप रिजोल्व करने में महीनों लग जाएंगे। तो एक सेंट्रल कमांड, कॉमन कमांड रहने से सब जगह म्यूचुअल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर और बहुत फास्ट होता है। सर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की किताब के बारे में तो आई थिंक हर एस्पिरेंट को पता होगा, हम बहुत ही डिलीजेंटली उसे फॉलो करते हैं। आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक किताब है, उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए कि कैसे एस्पिरेंट्स को वो बेनिफिट कर सकते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन में मेरी बुक है ना, वो मैंने राजेश मोहन 2021 बैच के आईपीएस है उनके साथ मिल के लिखी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि ये बहुत ही कंसाइज है, टू द पॉइंट है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स पढ़ी 700, 800, 1000, 1200 पेज तक की, तो हमारी बुक 300, 350 पेज की है। तो वो बहुत ही टू द पॉइंट है, क्लियर है, कंसाइज है। बेसिक फंडे बहुत ही पॉइंट वाइज बना करके दिए गए हैं कि भाई इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जैसे उसके 6 फेजेज हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो क्या हुए, क्यों हुए, क्या उनका इम्पैक्ट रहा, अभी लेटेस्ट फेज क्या चल रहा है। तो वो जो एग्ज़ाम आपसे एक्सपेक्ट करता है ना, बहुत ही एनालिटिकल बुक है मतलब, और आपके दिमाग में आसानी से बैठती भी है।
तो ये उसका एडवांटेज है मैं कहूँगा। और बहुत अच्छी चली है, मैकग्रो हिल ने छापी है, वो अभी पिछले 2 साल पहले ही आई है और बहुत अच्छा कर रही है। सर इंटरनेशनल रिलेशंस में ना एक्चुअली मैंने ये देखा है कि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जिनका ऑप्शन होता है वो जीएस में भी ना उतनी डेप्थ ऐड कर देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, और इसी वजह से जैसा आपने बताया कि किताब 600 700 या 1200 पेज तक चली जाती है। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कोई एक बिगिनर स्टूडेंट है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप देखोगे कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको आप क्या अप्रोच सजेस्ट करोगे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए? देखो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो हमने बुक लिखी है उसका पर्पज यही है। देखो जो आपने प्रॉब्लम बताई ना, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट है मेंस के एंगल से, वो उसको उस हिसाब से तैयारी करता है पॉलिटिकल साइंस एंड पीएसआईआर के हिसाब से, तो फिर उसके आंसर और उस तरह के होते हैं, तो उसके जीएस में नंबर नहीं आते। आज बता रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम विद सोशियोलॉजी, राइट। सेम प्रॉब्लम विद इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है, और इकोनॉमिक्स। और एक मैंने देखा था, ये प्रॉब्लम सब जगह आती है, क्योंकि फिर आपका नॉलेज वो जीएस के बेस का नहीं रह जाता, फिर आप ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में चले जाते हो, है ना। उसकी ज़रूरत नहीं है। जीएस का क्वेश्चन जो है ना, जीएस के आधार पर ही पूछा गया आपसे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अब आपसे पूछें कि स्ट्रेटजिक अभी कौन सा फेज चल रहा है फॉरेन पॉलिसी का इंडिया का, अब चल रहा है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, कि न हम अमेरिका की तरफ, ना हम रशिया की तरफ, ना हम चाइना की तरफ है। हम अपनी अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं। स्ट्रेटजिक, जहाँ मेरी जो स्ट्रेटजी मुझे सूट करेगी मैं उस हिसाब से चूज करूँगा, ठीक है। मतलब एज पर माई ओन फ्रीडम रखूँगा, एज पर माई ओन स्ट्रेटजी, वट एवर सूट्स माई कंट्री मोस्ट। तो ये फेज चल रहा है। तो इस फेज को समझाने के लिए मैं 50 पेज में भी समझा सकता हूँ और 3 पेज में भी समझाऊँ, 2 से 3। तो हमारी बुक यही करती है, शॉर्ट में समझाती तो आपके दिमाग में अच्छे से आता है। देखिए जब आप यूपीएससी में नंबर कहाँ खराब होते हैं और कहाँ अच्छे आते हैं, खराब वहाँ होते हैं जब आपको क्लैरिटी नहीं होती दिमाग में, स्कैटर्ड होता है सब कुछ। आपके दिमाग में सब बिखरा बिखरा है। फिर जब क्वेश्चन पूछता है तो आंसर आप सोचते हैं मैं कुछ रटा रटाया लिख दूँ, वो आपको ध्यान नहीं आएगा, इतने सारे पेज आपने गड़बड़ गड़बड़ हो रखा दिमाग में। फिर आप जलेबी बना के आते हो क्योंकि आपको खुद क्लियर नहीं है। आप चाहते हो रटा रटा हो जाए, आप चाहते हो उसमें आर्टिकल में पढ़ा था वैसे ही लिख दूँ, नहीं आएगा, इतना सारा याद कहाँ से आएगा, आप तो इतना ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे है। तो इसीलिए आपके नंबर भी फिर 0 आएंगे जलेबी की तरह। अगर आपको क्लैरिटी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कि है क्या स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ठीक है ना, और फिर अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो तब आप जो निर्णय हो रहे हैं अभी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, आप खट से उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर दोगे। कि ईरान के मामले में इंडिया ने स्टैंड क्यों लिया, या कि रसिया यूक्रेन में हमारा ये ऐसा स्टैंड क्यों है, क्योंकि है ना, हम अपनी फ्रीडम भी बनाए रखना चाहते हैं, हम किसी पार्टी भी नहीं बनना चाहते, ना हम अमेरिका के फेवर में बोल रहे हैं, ना हम ईरान के फेवर में बोल रहे हैं, ना हम इसराइल के फेवर में बोल रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा तो वो ज़रूर बोल दे रहे हैं कि भाई ये गलत है, पर फेवर में किसी के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी मेरा एक डिसीजन है, मैं अपने रिलेशन तीनों से नहीं ख़राब करना चाहता, है ना। अगर मैं एक गुट में जुट जाऊंगा, एक पार्टी, एक उसमें फंस जाऊंगा, मान लिया मैं प्रो अमेरिका हो जाता हूँ, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी ना। बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली सर ने जो ये बात बताई ना सर की जो इंटरनल सिक्योरिटी वाली किताब थी, उसमें भी सर मैं देखता था कि आपका ना क्लैरिटी बहुत है। क्लैरिटी ऐसी है कि कुछ फिनोमिना है, वो फिनोमिना क्या है, क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव को बढ़ाना कैसे है, नेगेटिव को घटाना कैसे है, और फ्यूचर रोड मैप क्या है, और फ्यूचर रोड मैप किस तरह से निकलेगा। तो ये फ्रेमवर्क में जब भी हम इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर को पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह का हैंडल हो क्वेश्चन जाता है। आंसर कर ले। इंटरनल सिक्योरिटी में और इसमें दोनों में एक और मेरी एडवाइस है सारे इनको एस्पिरेंट्स को, हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी का आपको क्वेश्चन आंसर करना तो आप नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में बोलेंगे जी। बिकॉज आप इंडियन गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, चाहे फॉरेन सर्विस में जाओ, चाहे आईएएस में जाओ, चाहे आईपीएस में, तो आपको तो इंडिया के हिसाब से सोचना है ना। कई लोग ना, मैं जाता हूँ लेक्चर लेने, फर्स्ट पे मेरे से पूछने लगते हैं, फिर वो काउंटर व्यू देने लगते हैं। भाई तुम नक्सल्स का व्यू बोलोगे तो आप कैसे इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट बनोगे, ठीक है ना। आप प्रॉब्लम समझना ठीक बात है, व्हाट आर देयर इश्यूज, नक्सल प्रॉब्लम क्यों आई इंडिया में, जल जंगल जमीन के इशू थे, डेवलपमेंटल इश्यूज थे,
गवर्नेंस डेफिसिट था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। वो हमने समझा, उनके कारणों को दूर किया और फाइनली उसे कंट्रोल भी कर लिया। किंतु मैं नक्सल की भाषा तो नहीं बोल सकता ना, बिल्कुल। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में भी बैलेंस के चलते आप दुश्मन का साथ यस, देना शुरू कि कर आप कश्मीर में बोल रहे हो और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो कि 370 तो नहीं हटना चाहिए था, आप उसके फेयर में लिख रहे हो, तो आपके 0 नंबर आएंगे, कितना भी आप लॉजिकल हो। बिकॉज आप देश के ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, देश के सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो आपको देश की सिक्योरिटी के एंगल से बोलना है, वॉट एवर सूट्स माई कंट्री। वो इंटरनेशनल रिलेशन है कि जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में, मुझे वो बात बोलनी है। मुझे अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं देखना, ईरान का इंटरेस्ट नहीं देखना, रशिया का इंटरेस्ट नहीं देखना, जो दे इंडिया के इंटरेस्ट में है उसी हिसाब से हम पॉलिसी डिसीजन लेंगे और उसी पे हमने बात करनी है। जी, वेरी वेल सेड सर। अगर आपके आंसर इस तरह से होंगे तो सर्टेनली बेटर नंबर आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जब क्लियर होता ना, आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, आप कंपाउंड टेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, सही बात है सर। सिंपल सेंटेंस लिखो, उनको पैटर्न समझ भी आना चाहिए ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो। पैटर्न भी सर पहले होता था 40 नंबर या 60 नंबर के भी क्वेश्चंस आते थे यूपीएससी में, अब 150 या 250 वर्ड में वो स्कोप ही नहीं है। स्कोप ही नहीं है, आपको मतलब सिंपल सेंटेंस में समझाना है। अगर वो पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम के जेनेसिस क्या थे, प्रॉब्लम इश्यूज क्या हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और फ्यूचर रोड मैप क्या है, तो आपको खुद क्लैरिटी है तो आप लिख पाओगे। तो मतलब वो समझाने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, उनको आर्टिकल पसंद आता है, आर्टिकल रटने लग जाते हैं, वो सोचते मैं यही लैंग्वेज उतारू। लैंग्वेज के नंबर नहीं है, वो उसने लैंग्वेज जाने एआई से करके दिया, कहाँ से, तुम्हें ज़रूरत क्या है उसकी। वो लैंग्वेज के नंबर ही नहीं, इट्स नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। कॉन्सेप्ट के नंबर है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, है ना। तो इसलिए लैंग्वेज को रटने में, फ्लावरी लैंग्वेज लिखने में बिल्कुल मत लगिए। जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से आंसर कर दीजिए, उसी के नंबर, उसी से नंबरों में फ़र्क पड़ता है। एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन होता है कमेंट, क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन, क्वेश्चन होता है डिस्कस, ठीक है, या क्रिटिकली एनालाइज। इन चारों में 95% बच्चा सेम आंसर लिखता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला सर आपने। फर्क है ना। समय पर अगर फर्क ना होता तो ये क्यों होते वो शब्द? अलग अलग क्यों सब होते। कमेंट मांग रहा है तो आपसे अपना कमेंट मांग रहा है, योर ओपिनियन, योर कमेंट्स। डिस्कस कर रहा है तो आपसे सब तरह के डिस्कस या क्रिटिकली एनालाइज, दे वांट प्लस माइनस बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। करेक्ट, और अगर एक्सप्लेन करने को कह रहा है तो मतलब कुछ एग्जांपल दो, एलैबोरेट। ठीक है ना। आप कमेंट करने में एग्जांपल देने लगो, कमेंट मांग रहा है यार, आपसे एग्जांपल नहीं मांग रहा। सर ये एक्चुअली मैं जब क्लास लेता हूँ तो जो पहली क्लास होती है वो इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए समझाई जाती है। ओके, और उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ पेन की, कि पेन को अगर हम डिस्कस करेंगे हाँ, तो बच्चे उसमें वही सिर्फ ये रेड कलर का है या ब्लू कलर का है, ये तो वैल्यू जजमेंट हो गई। तो आपको पहलू बताने हैं, डिस्कस में पहलू, कमेंट में वैल्यू जजमेंट, एग्जामिन में निरीक्षण और डाटा होना चाहिए एग्जामिन में, एग्जामिन में डाटा होना चाहिए, और एनालिसिस के अंदर वही एग्जामिन वाले पॉइंट्स लेकिन बिना डाटा के भी। एक्सप्लेन में एग्जांपल। बिल्कुल। जब वो एक्सप्लेन कह रहा है तो एग्जांपल दो। तो यही पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एस्पिरेंट के काफ़ी काम आती है और आगे तक पहुंचाती है। कोई और टिप सर जो मेंस में खासकर, क्योंकि अभी मेंस होने वाला है और स्टडी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिखने भी वाले हैं। ये तो मैंने एक तो यही दे दिया कि क्वेश्चन पे जरूर पूरा जाएं। पढ़ना है, जी। दूसरा मैंने लिखा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए। मुझे इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखना है दोनों में, नेशनल सिक्योरिटी में भी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी, जी। ठीक है ना। और चौथा यही है कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारी दुनिया भर की बुक्स मत पढ़ो, क्योंकि फिर आपके यहाँ स्पेस नहीं है, न स्टोर करने का, न एनालाइज करने का, न रिट्रीव करने का। करेक्ट। तो बेटर है कम मटेरियल लो, उसका रिवाइज ज़्यादा करो, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी रखो। तो सर अभी बिगिनर एस्पिरेंट्स जो हैं, हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी जुड़े हुए हैं जिनको ना अभी क्लैरिटी नहीं है कि मैं अपनी तैयारी अभी शुरू करूं, 3 महीने बाद शुरू करूं। जैसे कुछ लोग कॉलेज में हैं, तो मेरा तो पर्सनली मानना है कि कॉलेज में स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे उन्हें? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि सिविल सर्विस की फुल तैयारी में कम से कम 2 साल लगते हैं, बिल्कुल सच बोला आपने। ठीक है ना। तो जो आपका
एग्ज़ाम का वो है, मान लिया आपको 27-28 में लेना है, तो आपको 25-26 में यानी 2 साल पहले प्रीलिम्स के आपको बेसिकली तो शुरू कर देना चाहिए आइडियली। मतलब या मेन से 2 साल पहले कर लो, अगस्त से। अगस्त 28 में देना है तो अगस्त 26 में आपको शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, मेंस है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, चलो मेंस के हिसाब से बात करें। दूसरा ये है कि जो लोग को पहले दिन से क्लैरिटी है 12th के बाद, तो वो डेली 2-3 आवर्स का सिविल सर्विस को डिवोट कर लें। डेडिकेटेड ना रहें, ब्रॉड बेस बनाएं अपना, मतलब परंतु सिविल सर्विसेज के एंगल से। ठीक है, और जो बाद में डिसाइड करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि मैक्सिमम 2 इयर्स जो चाहिए आपको, तो 2 और मिनिमम भी 2 ही चाहिए। ये ढंग से 2 साल लगता है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करें टाइम ना, कब से तैयारी शुरू करना है। और जो 27 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक सोचते जा रहे हैं, ना तो वो 27 नहीं कर पाएंगे, 28 ही बनाएगा उनका मेन वो अटेम्प्ट। 27 नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। इतना वास्ट सिलेबस है, देखो अब जुलाई आ गया और 27 के मई में प्रीलिम्स होता है, जी तो फिर वो प्रीलिम्स में रह जाएंगे। पर वो एक काम कर सकते हैं, प्राइमरी तैयारी 28 की करें, किंतु 27 का एक्सपीरियंस ले लें, बिल्कुल। क्योंकि अटैम्प्ट तो 6 है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स है क्या। जी वो काफ़ी बड़ा रोड ब्लॉक है, वो सबसे मेजर छंटनी वहीं होती है। करेक्ट। तो आप तैयारी 28 के लिए करिए सब कुछ, किंतु 27 के प्रीलिम्स से 2 महीना पहले उस प्रीलिम्स से भी लग जाओ, तो आप अपना आपको खुद का सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। पर उसमें उम्मीद मत करो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो उसके नहीं होने से, उसको एज एन एक्सपीरियंस लो। जैसे अभ्यास जाके दे के आते हैं ना बच्चे, बिल्कुल सर, हाँ, तो उसी तरह जाके दे आए। ये बहुत अच्छी सजेशन दी है सर आपने। और सर एक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज की डेट में ना यंगस्टर्स सोशल मीडिया को देखकर या अदरवाइज थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसमें एक ये थॉट आना शुरू हो गया कि IAS IPS जैसी सर्विसेज में कुछ नहीं रखा। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है या कोई ऐसा बच्चा जो क्वालिफाई कर सकता है, उसमें टैलेंट भी है और उस तरह के बच्चों को सर्विस में आना भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, तो इन सर्विसेज को क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है, तो आप कुछ बताएंगे इस मुद्दे के बारे में? क्या वाकई ये सर्विसेज का चार्म लूज हो गया? कोई डाउट नहीं है, देश की बेस्ट सर्विसेज है ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं, किसी भी एंगल से आप कैरियर प्लानिंग जितने भी एंगल से सोच सकते हैं, हर एंगल से यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल है। 1-2 माइनस जरूर है, पर वो माइनस कहाँ नहीं है भाई। आपको पावर चाहिए वो इसमें है, आपको स्टेटस चाहिए वो इसमें, आपको पैसा चाहिए वो इसमें, आपको हैप्पीनेस चाहिए वो इसमें, आपको पब्लिक सर्विस चाहिए वो इसमें। लोगों की हेल्प करने के जितने मौके ये सर्विस देती है ना, और कहीं असंभव है। आप समझ लो, मेरे पूरे लाइफ में जब तक मैं SSP था, डेली 100 पीपल 1 डे एवरी डे आई कुड हेल्प। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विस है। और जैसे मैंने कहा, हर एक के टारगेट अलग अलग होते हैं, जिसका जो टारगेट है वो यहाँ मिलता है। माइनस जरूर है थोड़े बहुत, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका रहती है। और जनप्रतिनिधि चूँकि चुन के आता है तो बड़ा अपबीट होता है कि मैं बड़ा वो करके आया हूँ, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और रहती हैं, आपकी कुछ और रहती हैं, तो इनमें क्लैश होता है। वो क्लैश स्वाभाविक है, क्लैश ऑफ पावर्स है, ठीक है ना। वैसे भी डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, तो वो सब में वो होगा, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। एक सिंगल हाथ में कभी पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो इश्यूज हैं, धीरे धीरे आप सीख जाते हो, ठीक है ना, इनसे एडजस्ट करना भी सीख जाते हो। बट ऑल सेड एंड डन, दीज आर द बेस्ट सर्विसेज दैट कंट्री हैज। जी सर, एक फाइनल सवाल आज के सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले। जब स्टूडेंट्स अपना डैफ भरते हैं, तो मैंने ये देखा है पर्सनली कि इंडियन फॉरेन सर्विस वाले स्टूडेंट्स को तो एकदम क्लैरिटी होती है कि टॉप पे मुझे IFS भरना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे IAS और IPS में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सर्विस को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर किन पैरामीटर्स के ऊपर इन सर्विसेज को समझा जा सकता है? देखो, वही बात है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, है ना। जो बहुत आउटगोइंग टाइप है, जो बहुत पब्लिक से कनेक्ट करने वाले हैं, जिनको फील्ड का जॉब अच्छा लगता है, उनके लिए IPS बेटर सर्विस है। पब्लिक में से जुड़ा हुआ IPS का ज़्यादा रहता है थ्रू आउट, आपको ग्राउंड से जुड़े रहना पड़ता है, तभी आप ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। जिसको क्या है ना, IAS में प्रोटोकॉल वाइज आप ऊपर होते हो IPS से, किंतु पब्लिक में स्टेटस IPS की ज़्यादा रहती है, बिकॉज पब्लिक को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है।
जी। ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग फ़र्क है। तो पॉलिसी जो बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में रहना चाहता है उसके लिए आईएएस बेटर सर्विस है, जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहता है उसके लिए आईपीएस बेटर सर्विस है। परंतु एक्शन आईएएस में भी पॉसिबल है, ठीक है ना। दोनों के अपने अपने प्लस माइनस है थोड़े बहुत, ठीक है। बट एक बात हो रहा है, जो टॉप लेवल्स हैं वहाँ पे डीजीपी के अलावा पुलिस में थोड़े कम अपॉर्चुनिटी है। उनके यहाँ अपना सेक्रेटरी बहुत सारे हैं एक ही स्टेट में। राइट। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट, कोई हेल्थ को हेड कर रहा है, कोई एजुकेशन को कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, तो सीनियर रैंक पे उनके जॉब अपॉर्चुनिटी आईपीएस से बेटर है सीनियर रैंक्स में। पर उसमें भी सर अपनी पर्सनल नेचर की जब तक पहचान ना हो किसी को तो ये चॉइस करनी मुश्किल है, और नेचर के साथ सिंक में हम चॉइस करें तो वो बेहतर रहता तो है। हमेशा बेटर है व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू आर गुड एट। अगर ये दो चीज़ों के गोले बना लो आप, व्हाट यू लव टू डू 4 5 6 चीज़ें हुई, बैडमिंटन, टेनिस, ये वो, फिजिक्स, मैथ्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। व्हाट यू आर गुड एट उसके भी गोले बनाओ। इनका जो कॉमन आएगा ना, दैट शुड बी योर कैरियर। राइट। क्योंकि फिर वो आपके दिल के भी नज़दीक होगा, दिमाग के भी नज़दीक होगा, आपके टैलेंट के भी पास होगा, उसमें सक्सेस सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों अपना इकिगाई इसी प्रकार से ढूंढा जाता है कि व्हाट यू आर गुड एट एंड what you व्हाट love यू to do। लव टू डू। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे डिस्कशंस करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी हमने इंसाइट्स ली हैं इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस और फिर बिगिनर्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे अप्रोच करने चाहिए, तो हमारे व्यूअर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। और सर की बुक्स का भी आप पूरा फ़ायदा लीजिएगा, रियली अमेजिंग बुक्स। मैंने अपनी तैयारी के समय पर इंटरनल सिक्योरिटी की किताब तो पढ़ी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ, कुछ और इंसाइट्स के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।